Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Service Suman. Dear students, in this video, we will read class 8, lesson 7, history, इतिहास का lesson number 7 of NCERT pattern. इसका नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक. We will read important points of this lesson. इसके हम जो महत्वपूर्ण अंश हैं इस अध्याय के, आज हम उनको पढ़ेंगे. शुरुआत करते हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार. आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक व्यापारिक कंपनी बनकर यानी कि व्यापार के उद्देश्य से भारत में आई थी. कब आई थी? 18वीं सदी में. तो उस सदी के अंत आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत से जो चीज़ें खरीदती थी उन्हें इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों में ले जाकर बेच देती थी. यानी कि यहाँ से कम कीमत पर ले जाकर और ज़्यादा कीमतों में इंग्लैंड और यूरोप में भेजाकर वहाँ पर से बेच देते थे. इस व्यापार से उसे भारी मुनाफा होता था. हमने पिछले लेसन 2 में पढ़ा था ना कि क्या था, यूरोपीय जो व्यापारी कंपनियाँ थी वो किस प्रकार धीरे धीरे यहाँ से जो कच्चा माल था कम कीमतों पर खरीद कर, जैसे मसाले हैं दक्षिणी भारत से जो खरीदते थे, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुनाफा, बहुत ज़्यादा लाभ कमाते थे. 18वीं शताब्दी में भारत का कपड़ा उद्योग बंगाल पर अंग्रेज़ों की वजह से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन क्षेत्र में विख्यात था, मतलब मशहूर था. भारत का कपड़ा जो था सबसे बेस्ट होता था. भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए संसार में प्रसिद्ध थे, आज भी हैं. पश्मीना शॉल्स हैं, बनारसी सिल्क की साड़ीज़ हैं, सिल्क कॉटन है, हर तरह का कपड़ा जो है भारत में बहुत अच्छे ढंग का मिलता था, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का, और वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध भी था. दक्षिण पूर्वी एशिया जिसमें जावा, सुमात्रा, पेनांग आते थे, तब पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था. मतलब यहाँ पर इन कपड़ों को खरीदा बेचा जाता था. अब इसमें आते हैं पटोला बुनाई. यहाँ कपड़ों के प्रकार आएंगे आपके पास. ये बुनाई जो है पटोला सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी. इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था. मतलब इस बुनाई के कपड़े जो थे वो इन क्षेत्रों में होते थे. किसमें? सूरत, अहमदाबाद, पाटन में. और कहाँ से भारी व्यापार, सबसे ज़्यादा व्यापार था इंडोनेशिया में. वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी. मतलब वहाँ पर भी लोग इस बुनाई का व्यापार करने लगे थे. आगे है जामदानी बुनाई. जामदानी एक बारीक तरह का, बहुत ही बारीक मलमल का कपड़ा होता है जिस पर करघे में, यानी कि जब कपड़ा बुनते हैं ना तो उसे करघा बोलते हैं. लंबे लंबे धागे लेके उसे आगे पीछे किया जाता है. तो उस पर सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं. मतलब उन्हीं पर ही अलग अलग रंगों से क्या होता है, डिजाइन बनाए जाते हैं. इनका रंग कौन सा होता था? प्राय स्लेटी यानी ग्रे कलर का और सफेद होता है. आगे है छीन अथवा शिन्स. यूरोपीय व्यापारी कंपनी को, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, को थोक मतलब बल्क, बहुत ज्यादा जिन कपड़ों का ऑर्डर देते थे उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे. छापेदार मतलब प्रिंटेड. उन्हें ये व्यापारी शिन्स, कोसा, कसा और बंडाना कहते थे. ठीक है. अंग्रेजी का शिन शब्द हिंदी के छीन शब्द से निकला है. अब छीन जो यहाँ बोलते थे हिंदी में लोग, उस समय तो इतनी ज़्यादा इंग्लिश उनको आती नहीं थी ना, तो उस समय लोगों ने, जो अंग्रेज व्यापारी थे, उन लोगों ने छींट को शिन्स बना दिया. हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे कपड़े जिसमें छोटे छोटे फूल होते हैं, स्मॉल फ्लावर्स होते हैं, उस कपड़े को कहा जाता है. नेक्स्ट वी हैव स्पिनिंग जेनी. स्पिनिंग मतलब घूमती हुई, स्पिनिंग कपड़ा बुनती हुई. एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगार, मतलब एक मजदूर, एक व्यक्ति एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था. तकली मतलब कपड़े बुनने की प्रक्रिया जो थी उसमें तकली होती है, इसमें धागे घूमते हैं. जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां अपने आप साथ ही घूमने लगती थी. कैलिको अधिनियम. 18वीं सदी के आरंभ में भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन तथा रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे. ठीक है. अब जो कपड़ा यहाँ से जाता था वो उनकी क्वालिटी अच्छी थी और वहाँ पर महंगा बिकता था. कहाँ पर? इंग्लैंड में, पश्चिम में. अब जो वहाँ के जो व्यक्ति काम करते थे, कपड़ा बनाते थे, जो वहाँ के जो कपड़े के निर्माता थे, ठीक है, अब उन लोगों ने क्या देखा कि उनका कपड़ा बिकने में कम हो गया
और ज़्यादा मांग किसकी बढ़ गई? भारतीय कपड़ों की। तो इसलिए उन्होंने भारतीय कपड़ों के आयात पर, मतलब उन्हें वहाँ पर मंगवाने पर क्या करना शुरू कर दिया? उसका विरोध करना लग गया। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े चीड़ के प्रयोग पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया था। अब जब उन्होंने देखा कि हमारे देश के व्यापारी, जो इंग्लैंड के व्यापारी हैं, उन्हें घाटा हो रहा है, उनका कपड़ा बिक नहीं रहा है, तो इसके लिए सरकार ने कदम उठाया। उन्होंने जो सूती कपड़ा था, जिसे वो बहुत ज़्यादा बल्क में, बहुत ज़्यादा थोक में लेते थे, उसके प्रयोग पर, मतलब कोई व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कर सकता था, उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी और इसके लिए कानून पारित कर दिया, कानून पास कर दिया। और इस कानून को कैलिको अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओरांग। ओरांग मतलब एक गोदाम। फारसी भाषा में और गोदाम को ओरांग कहा जाता है। गोदाम मतलब स्टोर, जहाँ बहुत सारा सामान रखते हैं, स्टोर रखते हैं। बिक्री से पहले, यानी कि बेचने से पहले चीज़ों को यहाँ जमा करके रखा जाता है। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है। ठीक है, जहाँ वर्कशॉप है वहाँ उसे भी ओरांग कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव सूती कपड़ा मिलों का उदय। अब भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो थी अपनी, जो मुझे लगाई थी 1854 में बम्बई में स्थापित थी। बम्बई मतलब आज का मुंबई। यह कताई मिल थी। ठीक है, और धीरे धीरे सन 1900 तक आते आते मुंबई में 84 कपड़ा मिलें स्थापित हो चुकी थी। मतलब कपड़ा, जो सूती कपड़ा था वो बनना शुरू हो गया था। प्रगलन, प्रगलन मतलब किसी से गलाना। प्रगलन यह चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने, मेटल या धातु की बनी चीजों को पिघलाने की प्रक्रिया है, जिससे कोई नई चीज बना सके। किसी चीज को पिघलाकर उसे नई चीज के नई आकार तैयार करना, उसे उस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। जिस प्रक्रिया में किसी चीज को पिघलाया जाता है, चाहे वो लोहा हो, चट्टान हो या मिट्टी हो। आगे वुड्स स्टील। वुड्स स्टील यानी कि लोहे एक किस्म है। दक्षिणी भारत में बनने वाला ये स्टील जो है तलवारों तथा अन्य हथियार बनाने का काम आता था। हथियार जो थे, स्टील तलवार जो थी, वो वुड्स स्टील की बनती थी। आगे धोकनी। धोकनी मतलब हवा फेंकने का यंत्र। हवा मतलब हवा फेंकना, पंखा चलता है जैसे, उसी प्रकार से जो फैक्ट्रियों में चलती है, कारखानों में चलती हैं, वहाँ चलती है धोकनी। आगे धातुमल। धातु को गलाने से पैदा होने वाला कचरा, वेस्ट। नेक्स्ट टिस्को। टिस्को यानी कि टिस्को भारत में जमशेदजी जी टाटा द्वारा स्थापित इस लोहा और इस्पात कारखाने से लोह इस्पात उद्योग का विस्तार हुआ, इसका प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब जैसे जैसे विकास होने लगा, अंग्रेज लोग अपने लगाने लगे या फैक्ट्रीज लगाने लगे, तो जमशेदजी टाटा ने क्या किया? एक कंपनी स्थापित की, जिसका नाम रखा टाटा। ठीक है, टिस्को यानी कि टिस्को की फुल फॉर्म क्या आती है बच्चों? हाँ जी, टिस्को। तो टिस्को मीन्स है यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टाटा ग्रुप है, उनका स्थापित किया गया था। उस समय उनके जो हेड थे वो थे जमशेदजी टाटा, और ये कारखाना था लोहा और इस्पात का। तो इस प्रकार कैसे कैसे, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है हमारे लेसन के, क्या लेसन का नाम है? बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। बुनकर हो गए कपड़ा बुनने वाले, लोहा बनाने वाले हो गए, और फैक्ट्री मालिक जिन्होंने फैक्ट्री स्थापित की, चाहे सूती कपड़े की हो, चाहे वो लोहा इस्पात की। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसके मेन पॉइंट समझ में आ गए होंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सर्विस वुमेन। थैंक यू।